पढ़ा था वो था क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। उसको मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार धातु और लिगेंड के बीच बनने वाला बंध पूरी तरह से आयनिक होता है। नंबर 2, यहां लिगेंड को बिंदु आवेश माना गया है। लिगेंड या तो ऋणावेशित आयन होता है या ध्रुवीय अणु होता है। जब लिगेंड अपने ऋणात्मक सिरे से धातु आयन की ओर बढ़ता है तब धातु आयन के डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के ऋणावेश के बीच प्रतिकर्षण होता है। अगला, ये प्रतिकर्षण समान नहीं होता, यानी कि सभी डी कक्षकों में लिगेंड का प्रतिकर्षण समान रूप से नहीं होता है। इसलिए जिन डी कक्षकों पर लिगेंड का प्रतिकर्षण ज्यादा होता है उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है और जिन पर प्रतिकर्षण कम होता है उनकी ऊर्जा घट जाती है। इस तरह से लिगेंड के प्रतिकर्षण से डी कक्षक दो हिस्सों में विपाटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इसी चीज को हम समझेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे अष्टफलकीय क्षेत्र में विपाटन। अष्टफलकीय संकुलों में आप लिख सकते हो, संकुलों में विपाटन। विपाटन मतलब डी कक्षक यहां कैसे टूटेगा। तो कल मैंने आप लोगों को डी कक्षकों के बारे में बताया था कि डी के 5 कक्षक जो होते हैं उसमें से 3 कक्षक निरक्षीय होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, जबकि 2 कक्षक अक्षीय होते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो इस बेस पे अगर हम देखें तो हम एक अष्टफल की संरचना बनाएंगे। सबसे पहले अष्टफल की संरचना में एक वर्ग के केंद्र में धातु होता है, उसके चारों कोनों पर लिगेंड होते हैं, एक लिगेंड लंबवत ऊपर की ओर और एक लिगेंड लंबवत नीचे की ओर पाया जाता है। यह हमारा वर्ग समतलीय अष्टफल की संरचना है। जैसे इस पुस्तक को आप देख लें तो आप ये मान के चलिए कि बीच में धातु का परमाणु है, इस कोने पे एक लिगेंड है, इस कोने पे एक लिगेंड, इस कोने पे एक, इस कोने पे एक सामने की ओर लिगेंड है और एक पीछे की ओर लिगेंड है। तो ये अष्टफल की संरचना है। अब इस अष्टफल की संरचना में अगर हम इस किताब के इस कोने से इस कोने तक मिलने वाली रेखा को एक्स अक्ष माने तो इसके ठीक 90 डिग्री पर ये वाला वाई अक्ष हो जाएगा और ऊपर और नीचे वाला जो है वो जेड अक्ष हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको एक्स एक्सिस माने तो ये वाई एक्सिस हो जाता है और ये ऑटोमेटिकली जेड अक्ष हो जाता है। यानी यहां सभी लिगेंड अक्ष पर स्थित है, अक्ष पर स्थित हैं। अर्थात जब ये लिगेंड धातु आयन की ओर आ रहे होंगे तो ये अक्षीय दिशा से धातु की ओर बढ़ रहे होंगे। इसलिए अक्षीय कक्षकों, कौन कौन से अक्षीय कक्षक, डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर पर प्रतिकर्षण अधिक होता है। और जब अक्षीय कक्षकों पर प्रतिकर्षण अधिक होगा तो अक्षीय कक्षकों की ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाएगी। ऊर्जा बढ़ जाएगी यानी निरक्षीय की ऊर्जा उसी अनुपात में कम हो जाएगी। याद रखिए, हमको ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करना है। कुल ऊर्जा उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी, सिर्फ वितरण बदल गया। मान लो पहले सभी को क्या मिला था, 10-10 इकाई ऊर्जा थी तो 50 इकाई टोटल ऊर्जा थी। अब क्या हुआ
कि दो कक्षकों की ऊर्जा बढ़ गई, उनकी ऊर्जा 15-15 हो गई, तो 15 दूनी 30 तो ऊपर हो गई, तो नीचे के तीन कक्षकों में सिर्फ 20 यूनिट ऊर्जा बटेगी। तो इस तरीके से डी कक्षकों में विपाटन जो होगा, ऊपर की ओर दो कक्षक चले जाएंगे जिनको हम ई जी कहेंगे, नीचे की ओर तीन कक्षक चले जाएंगे जिनको हम T2G कहेंगे। इन दोनों के बीच जो ऊर्जा का अंतर है वो डेल ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकी के लिए O ऑक्टाहेड्रल वर्ड यूज किया गया है, वो होगी, या चूंकि 10 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे तो 10DQ भी होती है। अब हर एक इलेक्ट्रॉन जो नीचे वाले कक्षक में आएगा, तो यहां से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो ऊर्जा त्यागेगा, ऊर्जा त्यागेगा, तो T2G के हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए त्यागने के लिए -4DQ, हर इलेक्ट्रॉन जो T2G में आएगा वो -4DQ ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, जबकि हर इलेक्ट्रॉन जो EG में जाएगा वो ऊपर जा रहा है तो ऊर्जा लेके जाएगा, वो EG का इलेक्ट्रॉन 6DQ प्लस में ऊर्जा अवशोषित करेगा। तो इतना आपको विपाटन में बताना है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, अष्टफलकी संकुलों में विपाटन संरचना के आधार पर यह निर्धारित होता है कि अष्टफलकी संकुलों में सभी लिगेंड अक्ष पर स्थित हैं, अतः ये अक्षीय कक्षकों यानी dx2y2 और dz2 को अधिक प्रतिकर्षित करेंगे, जिससे EG कक्षकों यानी dx2y2 और dz2 की ऊर्जा बढ़ जाएगी, और तीन जो बचे कक्षक निरक्षी कक्षक dxy, dyz, dzx की ऊर्जा घट जाएगी। चूंकि इन दो कक्षकों के समूह को हम EG कहते हैं और बचे तीन कक्षकों के समूह को T2G कहते हैं, तो जब D कक्षक टूटेगा तो EG यानी कि दो अक्षीय कक्षक ऊपर और T2G यानी तीन निरक्षीय कक्षक नीचे की ओर पाए जाएंगे। यह हो गया आपका अष्टफलकी। अब आते हैं चतुष्फलकी में विपाटन। कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं आप, और जरूरत पड़ने पे स्क्रीनशॉट ले लिया करें। तो चतुष्फल की संरचना बनाने के लिए हम सबसे पहले एक घनीय संरचना का निर्माण करते हैं। घनीय संरचना में 8 कोने पाए जाते हैं। अगर आठों कोनों पर परमाणु उपस्थित हों तो हम कहेंगे कि ये घनीय संरचना है। किंतु अगर लिगेंड यहां हो केंद्र में, और धातु आयन केंद्र में हो, एक लिगेंड यहां हो, एक लिगेंड यहां हो, एक यहां और एक यहां हो, तो आप नोटिस करिए कि यह संरचना चतुष्फल की हो गई। यानी अगर घन के सिर्फ 4 कोनों पर, घन के सिर्फ 4 कोनों पर लिगेंड उपस्थित हो तो ये चतुष्फल की संरचना बनाते हैं। अब अगर हम देखें ये एक्स अक्ष है, कोई लिगेंड एक्स अक्ष पे नहीं है, ये वाई अक्ष है, कोई लिगेंड वाई अक्ष पे नहीं है, ये जेड अक्ष है, कोई लिगेंड जेड अक्ष पर नहीं है। इसका मतलब हुआ कि चतुष्फल की संरचना में सभी लिगेंड निरक्षीय स्थिति पर पाए जाते हैं। सभी लिगेंड निरक्षीय स्थिति पर पाए जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ये निरक्षीय कक्षकों को ज्यादा प्रतिकर्षित
करेंगे। अतः निरक्षीय कक्षकों पर प्रतिकर्षण बल अधिक होगा, और स्वाभाविक है कि जब निरक्षीय पर प्रतिकर्षण बल अधिक होगा तो निरक्षीय कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाएगी और अक्षीय की ऊर्जा घट जाएगी। तो यहां पर जो विपाटन होगा उसमें 3 कक्षक ऊपर यानी T2G ऊपर और EG यानी 2 कक्षक जो है वो नीचे रहेंगे। यहां ऊर्जा के अंतर को डेल T टेट्राहेड्रल से दर्शाया जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन 10 है इसलिए ये भी 10dq के बराबर ही होगा। हर इलेक्ट्रॉन जो EG में आएगा, अब वो नीचे आ रहा है, उसके लिए -6dq ऊर्जा उत्सर्जित होगी, जबकि हर इलेक्ट्रॉन जो T2G में जा रहा है वो 4dq ऊर्जा अवशोषित करता हुआ जाएगा। ये हो गया। अब इसके बाद आपको जानना है क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। जब हम किसी डी ब्लॉक पे संकुल में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन T2G में जाते हैं, EG में जाएंगे, कुछ T2G में या कुछ T2G में जाएंगे और कुछ EG में जाएंगे। कुल इलेक्ट्रॉनों के प्रवेश करने के बाद कुल कितनी ऊर्जा उत्सर्जित हुई, इसको कहा जाएगा क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। यानी कि किसी संकुल में धातु के डी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों या विपाटन के पश्चात डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के भरे जाने के कारण जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उसे हम स्थायीकरण ऊर्जा या क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा कहते हैं। तो चलिए जरा देखें इसको। क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, इंग्लिश में CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब ये दोनों के लिए निकालने का तरीका अलग अलग है। जैसे अगर आपको अष्टफलकीय क्षेत्र में निकालना है, अष्टफलकीय संकुल के लिए निकालना है, तो अष्टफलकीय संकुल के लिए CFSE का फॉर्मूला होगा -4 गुणा T2G में इलेक्ट्रॉन धन 6 गुणा EG में इलेक्ट्रॉन। ये DQ के टर्म्स में है। वही चतुष्फलकी के लिए जो सूत्र होगा जस्ट उल्टा हो जाएगा। फॉर्मूला आप यही रख सकते हैं, उसमें भी सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं, प्लस माइनस का चिन्ह बदल जाएगा। CFSE में मैं उसको पहले ले लेता हूं, तो -6dq या 6 गुणा EG में इलेक्ट्रॉन प्लस 4 गुणा T2G में इलेक्ट्रॉन, ये भी DQ के टर्म्स में आएगा। इसके बाद ये बात समझनी चाहिए कि दोनों ही क्षेत्र में अष्टफलकी में कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है, चतुष्फलकी में कितने लिगेंड है, सिर्फ 4 है। तो इसलिए 6 लिगेंड धातु के डी कक्षक को जितना फैलाएंगे 4 उतना नहीं फैला पाते। इसलिए डेल टेट्राहेड्रल हमेशा कम होता है
डेल ऑक्टाहेड्रल के। तो ये सूत्र है विपाटन ऊर्जा का। ये जो डेल है इसी को हम क्या नाम देते हैं? विपाटन ऊर्जा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम आते हैं कि विपाटन तो समझ में आ गया। अब हमने क्या किया कि अलग अलग लिगेंड लिए, एक ही धातु के अष्टफल की संकुल को बनाने के लिए अलग अलग लिगेंड लिए। तो हर लिगेंड डी कक्षक को अपने हिसाब से फैलाता है, तोड़ता है। कोई ज्यादा फैला देगा, कोई कम फैलाएगा। इस आधार पे हमने ये निर्धारण किया कि किस लिगेंड, कौन सा लिगेंड ज्यादा फैलाता है, उसको हमने प्रबल क्षेत्र लिगेंड कह दिया। और कौन सा लिगेंड डी कक्षक को ज्यादा नहीं फैला पाता, ज्यादा दूरी तक नहीं तोड़ पाता, वो कहलाया दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। तो इस आधार पर हमारे पास एक श्रेणी है जिसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रो रसायन सीरीज। रसायन या रासायनिक श्रेणी। इसमें आपको यह देखना है कि कौन से लिगेंड प्रबल क्षेत्र में काउंट किए गए हैं और कौन से दुर्बल में। तो कार्बोनिल सबसे प्रबल है, फिर साइनाइड है, फिर नाइट्रो है, फिर एथिलीन डाइअमीन भी है, फिर अमोनिया है। यहां तक हम प्रबल क्षेत्र मानते हैं, प्रबल लिगेंड। अमोनिया के बाद फिर हम लिगेंड को क्या मानने लगते हैं? दुर्बल लिगेंड। अमोनिया के बाद H2O दुर्बल है, F और दुर्बल है। इसके अलावा आपका आएगा OH माइनस, Br माइनस, I माइनस। ये सब किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? दुर्बल। तो प्रबल और दुर्बल लिगेंड क्यों पढ़ना है? क्योंकि कुछ बातें हैं इसमें। चलिए जरा देखें प्रबल लिगेंड में। प्रबल लिगेंड में क्या होता है? पहली बात, विपाटन अधिक होता है। यानी प्रबल लिगेंड डी कक्षक को ज्यादा फैला देगी। इससे क्या होता है कि विपाटन ऊर्जा अधिक और युग्मन ऊर्जा कम हो जाती है। विपाटन ऊर्जा युग्मन ऊर्जा से ज्यादा हो जाती है। ऐसे में क्या होता है कि अगर हम अष्टफलकी लिगेंड के बाद अष्टफलकी में विपाटन को देखें तो अष्टफलकी में क्या था? 3 कक्षक नीचे थे और 2 कक्षक ऊपर। इलेक्ट्रॉन हमेशा आफ्बाउ के नियम के हिसाब से कम ऊर्जा वाले में पहले भरते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन भरा, कोई दिक्कत नहीं। 2 भर दिया, कोई दिक्कत नहीं। 3 भर दिया, कोई दिक्कत नहीं। नीचे जब तक जा रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं। पर अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? चौथे इलेक्ट्रॉन को नियम के हिसाब से ऊपर जाना चाहिए। लेकिन हमने यहां देखा कि प्रबल लिगेंड विपाटन बढ़ा देता है, यानी इनके बीच की दूरी बढ़ जाती है। तो उस इलेक्ट्रॉन के लिए ऊपर जाने की बजाय नीचे ही पेयरिंग कर लेना ज्यादा आसान होता है। तो प्रबल क्षेत्र में युग्मन हो जाता है, यानी कि डी इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हुंड के नियम के विपरीत हो जाता है। और इससे क्या होता है? जब भी युग्मन होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाएगी तो ये निम्न चक्रण यौगिक बनाते हैं। निम्न चक्रण, या इसी को हम कहते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं।
प्रबल लिगेंड में ये घटनाएं होती हैं। दुर्बल लिगेंड में क्या होता है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, दुर्बल लिगेंड या दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। दुर्बल लिगेंड है तो पहली बात विपाटन कम होता है, यानी कि T2G और EG में ज्यादा अंतर नहीं होता, दूरी ज्यादा नहीं होती। तो दूसरी बात, यहां विपाटन ऊर्जा, ये विपाटन ऊर्जा कम हो जाती है और युग्मन ऊर्जा ज्यादा हो जाती है, जस्ट उल्टा हो जाएगा। और इसके कारण यहां क्या होता है कि युग्मन नहीं होता, युग्मन नहीं होता। यानी क्या होगा समझ लें, यानी यहां हुंड के नियम का पालन होता है। हमने प्रबल में देखा था कि चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर ना जाके यही जोड़ी बना ले रहा था, पांचवां भी यही जोड़ी बना ले रहा था, छठवां भी यही जोड़ी बना ले रहा था। लेकिन दुर्बल क्षेत्र में क्या है, दूरी ज्यादा नहीं है, दूरी ज्यादा नहीं है तो 1 2 3 के बाद चौथा ऊपर चला जाएगा, पांचवां भी ऊपर चला जाएगा। और जब सारे कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो फिर छठवां पेयरिंग करेगा। तो प्रबल क्षेत्र में पेयरिंग समय से पहले हो जाती है, इलेक्ट्रॉन का युग्मन समय से पहले हो जाता है, जबकि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में इलेक्ट्रॉन का युग्मन समय से पहले नहीं होता है। चौथी बात, इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं तो यहां क्या होगा, चक्रण, उच्च चक्रण होता है, ठीक है ना, उच्च चक्रण, या हम ये कहें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे तो चक्रण क्वांटम संख्या का मान भी ज्यादा रहेगा। अभी थोड़ी सी चीजें शायद फंस रही हो, अब हम इसको क्लियर करेंगे एकदम से, और आपके लिए कुछ वर्क भी होगा आज का, ठीक है ना। अब ध्यान से समझते हैं। हम देखेंगे कि अष्टफल की संकुल में इलेक्ट्रॉन, डी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का भराव, डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, इलेक्ट्रॉन भरना, और स्थायीकरण ऊर्जा की भी गणना करेंगे। पहला हम लेंगे ए, प्रबल क्षेत्र लिगेंड के लिए, प्रबल क्षेत्र लिगेंड, मैं इसी के बगल में दुर्बल भी बना के दिखाऊंगा आपको और गणना आपके ऊपर छोड़ूंगा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, हो सकता है डी में एक इलेक्ट्रॉन हो, तो पहले हम लिखेंगे डी इलेक्ट्रॉन। इसके बाद प्रबल क्षेत्र में पहले इलेक्ट्रॉन जाता है T2G में नीचे, फिर जाएगा EG में, और फिर इसका CFSE की गणना करेंगे। कैसे, ध्यान से देखें। अष्टफलकी में चाहे प्रबल क्षेत्र हो चाहे दुर्बल क्षेत्र हो, विपाटन हमेशा कैसा होता है बता चुका हूं, T2G नीचे रहेगा, EG क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। ठीक, चलिए डी में एक इलेक्ट्रॉन है तो स्वाभाविक है वो कहां जाएगा, T2G में जाएगा। और जब भी वो T2G में जाएगा, हर T2G के लिए -4dq ऊर्जा त्यागेगा, और कुछ तो है ही नहीं है, तो -4। D2 मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन और फिर एक और इलेक्ट्रॉन, वो भी T2G में जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन T2G में, तो -4 × 2 -8।
8, D3 तीनों इलेक्ट्रॉन T2G में जाएंगे और ये हो गया -12। अब D4 चौथा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? तो चूंकि ये कैसा है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड में इलेक्ट्रॉन ऊपर Eg में नहीं जाएगा, पहले पेयरिंग करेगा, पहले नीचे को ही भरेंगे हम। तो चौथा भी T2G में जाएगा। तो ये हो गया एक पेयरिंग, ये फिर से ये -16 हो गया। D5 में 1 2 1 2 1 -20 हो गया। D6 में -24। 6 इलेक्ट्रॉन तक भर दिए हमने। अब सातवां इलेक्ट्रॉन अगर D7 है तो 6 तो नीचे भरा जाएंगे, सातवां जगह है नहीं है तो ऊपर जाएगा। तो D7 में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, सातवां इलेक्ट्रॉन Eg में आएगा। और जब Eg में आएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन तो 4 के हिसाब से ऊर्जा त्यागेंगे, 6 चौक 24 इकाई ऊर्जा बाहर निकली, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने के लिए 6 इकाई ऊर्जा उसमें से ले लेगा। तो 24 में से 6 ले लेगा तो बचेगा सिर्फ -18। D8 6 नीचे रहेंगे और 2 ऊपर, तो -12। D9 6 ऊपर रहेंगे, 6 नीचे रहेंगे, 3 ऊपर हो जाएगा और यह हो जाएगा -6। और D10 में अगर हम देखें तो नीचे भी, नीचे फुल 6, ऊपर फुल 4 और यह हो जाएगा 0। इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन को इसमें भर के भी दिखा सकते हैं। अलग से पूछ ले D5 का बताइए तो 5 इलेक्ट्रॉन भरना है, D7 का बताइए तो सिर्फ 7 भरना है, 1 से 7 तक नहीं भरना है, 7 का एक डायग्राम बना देना है। अब यह हो गया प्रबल क्षेत्र के लिए। आते हैं दुर्बल क्षेत्र में, बगल में ही बनाता हूं मैं आपके लिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। बी है हमारा दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के लिए चीज वही रहेगी, डी में इलेक्ट्रॉन, T2G, Eg, CFSE, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10। पहला D1 में एक इलेक्ट्रॉन, इधर कुछ नहीं, ये होगा -4। D2 बिल्कुल ठीक, -8। D3 तीनों इलेक्ट्रॉन T2G में -12। लेकिन D4 में गड़बड़ हो जाएगा। D4 में चूंकि दुर्बल लिगेंड है इसलिए इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा, वो इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं भराएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 1 2 3 और 1 यहां आ जाएगा। तो अब मामला गड़बड़ हो गया। 12 इकाई ऊर्जा उत्सर्जित हुई, 3 इलेक्ट्रॉन गुणा -4, 3 चौक 12 ऊर्जा उत्सर्जित हुई, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो 6 इकाई ऊर्जा ले लेगा। तो बचा कितना, -6। D5 2 इलेक्ट्रॉन T2G 0 हो गया। अब जब सब पूरा भर जाएगा तो फिर से युग्मन शुरू होगा, तो फिर नीचे से शुरू होगा। ये छठवां इलेक्ट्रॉन यहां, तो फिर -4 आया, -8, -4, -12। इसमें क्यों, हाँ ठीक है, -12, -14, -15, -16, -17, -18, -19, -20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130
-6 0। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं अभी भी कि यहां क्यों कैसा गया। किसी को दिक्कत है? ठीक है, तो आपका होमवर्क जो है आज का वो है चतुष्फल की संकुलों में डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग। आपका होमवर्क जो है चतुष्फल की संकुलों में ऐसे ही प्रबल क्षेत्र बनाएंगे। वहां अंतर क्या आ जाएगा मैं ये मिटा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। वहां Eg नीचे है, T2G ऊपर है। Eg नीचे है, T2G ऊपर है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग कि वहां ये स्थिति आएगी। इसके बाद बात आती है, इसको आपने भरना सीख लिया, यहां से आपका 2-4 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। फिर अब हम देखेंगे समतल वर्गाकार संकुलों में डी कक्षक कैसे विपाटित होता है। ये तो होमवर्क है आपका। इसी ऐप में आप चेक करेंगे तो असाइनमेंट करके एक जगह दी हुई है, मैं असाइनमेंट लिख के दे दूंगा। असाइनमेंट जहां पे है आप पहले अपनी कॉपी में लिख लीजिए, फोटो खींच लीजिए। उन फोटोज को अपने नाम के साथ या नाम नहीं भी लिखते हुए केवल सबमिट कर देंगे आप, तो उसमें फोटो खींच के आप अपलोड कर दीजिए तो वो आ जाएगा। ठीक है, एक साथ सारे फोटो का एक कोलाज बना के अपलोड करेंगे, एक एक करके करेंगे तो दिक्कत होती है। अच्छा, इसके बाद बारी आती है समतल वर्गाकार संकुलों में डी कक्षक का विपाटन। हमने 2 में पढ़ा, अष्टफलकी में पढ़ लिया, चतुष्फलकी में पढ़ लिया। अब देखना है कि समतल वर्गाकार में क्या होता है। बड़ा आसान है, अगर आप संरचना का मिलान करें तो अष्टफल की संरचना का जो बीच का हिस्सा है ये समतल वर्गाकार है, ये मेटल है, ये 4 लिगेंड है, ये समतल वर्गाकार संरचना है, और ये ऊपर और नीचे और लिगेंड है तो ये अष्टफल की हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अष्टफल की संकुल में ये ऊपर और नीचे मान लो कि जेड अक्ष के लिगेंड को हटा दें तो क्या होगा? तो होगा ये कि ये वर्गाकार संकुल में बदल जाएगा। अब ऐसा कैसे होता है? तो जब आप जेड अक्ष से लिगेंड को हटा देंगे तो जेड पर कोई लिगेंड नहीं, जेड पर कोई लिगेंड नहीं, यानी कि जेड वाले जितने कक्षक होंगे उनकी ऊर्जा अपने आप क्या हो जाएगी? कम। वहां पे प्रतिकर्षण एकदम से कम हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अष्टफल की संकुल में हम बनाते हैं किस तरीके से? ऐसा कि भाई यहां पर हमारे पास 2 कक्षक हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, और नीचे की ओर T2G में 3 कक्षक हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ठीक है ना? एक, ये 2 और ये 3 कक्षकों में जेड है, थोड़ा थोड़ा ही है। जैसे ही जेड के इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकाल देंगे इस जेड की ऊर्जा एकदम से कम हो जाती है, डी जेड स्क्वायर।
और जब इसमें से आप जेड को निकालेंगे तो इन दोनों की ऊर्जा कम हो जाएगी और इसकी बढ़ जाती है। तो ये जो इधर का विपाटन है ये आपका समतल वर्गाकार का विपाटन है। ठीक है, समतल वर्गाकार संकुल का विपाटन है। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहा हूं इस चीज को। मैं हट जा रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान से समझें। हम उदाहरण लेते हैं और मैं उदाहरण के साथ उसके डी कक्षकों को बनाता भी चलूंगा। हमारे पास अमोनिया का या कॉपर का एक संकुल हम ले लेते हैं, कॉपर हेक्साक्लोराइड CuCl4 CuCl6 -4। यहां कॉपर से 6 क्लोरीन अष्टफलकी रूप से जुड़े हुए हैं। इन सब में क्लोरीन और कॉपर के बंध की लंबाई 254 पिकोमीटर है। ठीक, सारे बंध बराबर लंबाई के हैं, 254 तो यहां जो विपाटन है वो बिल्कुल प्योर अष्टफलकी विपाटन है। लेकिन अगर हम किसी कारण से ऊपर और नीचे के क्लोरीन को खींच के बाहर निकालें, तो जब बाहर निकालेंगे तो इनके बंध की लंबाई पहले क्या होगी, बढ़ेगी। तो चलिए बढ़ाते हैं। जब हमने इसको बढ़ाया, साइड वाले तो सेम रहेंगे, 254 ही है, लेकिन ऊपर और नीचे वाले की लंबाई क्या हो गई, बढ़ गई, 295 पिकोमीटर हो गई। तो जैसे ही जेड वाले कक्षक की ऊर्जा बढ़ी, ठीक है, अब मैं यहां कक्षक के रूप में दिखा रहा हूं आपको। होता यह है कि जेड स्क्वायर की ऊर्जा कम होने लगती है, जी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। यहां पर भी परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और डी एक्स वाई। अभी पूरा अलग नहीं हुआ है, इसलिए ऊर्जा कम होना शुरू हो गई है जेड वालों की। अब इसके बाद ये अलग हो गया। जैसे ही ये अलग हुआ, हमने उदाहरण में पैलेडियम ले लिया है, आप कॉपर भी लिख सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। यहां हमने देखा कि 245 सभी की बॉन्ड एंगल है और अब ये वर्ग समतलीय है, तो यहां जो विपाटन है वो कुछ इस तरीके का हो चुका है। डी जेड स्क्वायर एकदम नीचे आ गया है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सबसे ऊपर है, इसमें जो डी वाई जेड और डी जेड एक्स है वो नीचे है, और डी एक्स वाई इसके ऊपर है। ये समतल वर्गाकार का है। देखिए ये किसका विपाटन है, अष्टफलकी। ये खींच दिया विकृत अवस्था का है, और ये वर्ग समतली का है। ये जो विकृत अवस्था है, इसके कारण स्थायित्व बढ़ रहा है, इसको हम कहते हैं जॉन टेलर प्रभाव। तो जॉन टेलर प्रभाव अलग से पूछता है क्या है, 4 लाइन का है। जॉन टेलर के अनुसार एक अरेखीय तंत्र, अरेखीय अष्टफलकी एक सरल रेखा में नहीं है, ये तीनों अक्ष पे है, तो एक अरेखीय निकाय या एक सिंपल संरचना में
जो इलेक्ट्रॉनों के लिए समान ऊर्जा रखता है, 254 पिकोमीटर सबके लिए बराबर ऊर्जा रखता है, सममिति समाप्त करने के लिए, ये सममित है, सममित का मतलब होता है सभी साइड से बराबर है, सममिति को खत्म करना है, समतुल्यता को खत्म करना है, तो क्या करना पड़ेगा? और सममिति और समतुल्यता खत्म करने पर ऊर्जा में कमी आती है। आप देखें यहां ऊर्जा dz² और इसकी कम हो गई। ऊर्जा में कमी लाने के लिए विकृति का आना आवश्यक है, यानी किसी भी परफेक्ट संरचना की ऊर्जा को कम करने के लिए, उसके स्थायित्व को बढ़ाने के लिए उसमें विकृति का आना अनिवार्य शर्त है। यह है जॉन टेलर प्रभाव। आपको इतना लिख